आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि आपके नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी और इस तरह का कोई भी एग्जाम जहां पर इतिहास से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर आपको ये काफी काम आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, हिस्ट्री से आप कोई मतलब एग्जाम दे रहे हो, नेट, सेट इस टाइप का, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग रेगुलर इसको वॉच करिएगा। मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस की जो संख्या है उसको बढ़ाऊंगा। और काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप जो सीजीजीएस है उसके भी क्लास को कंटिन्यू करिए, जो हम सुबह 7 बजे 10 क्वेश्चन वाला देख रहे थे ना, तो मैं इसको बहुत जल्दी कंटिन्यू करूंगा। थोड़ा क्वेश्चन बढ़वाऊंगा, उसका जल्दी आएगा। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी नेट सेट की तैयारी कर रहा है इग्नोर मत करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है वैदिक कालीन प्रशासनिक अधिकारी एवं उनके विभाग। तो देखो, वैदिक कालीन प्रशासनिक अधिकारी और उनके विभाग, इसके अलावा जो वैदिक कालीन भाषा है, मतलब किस को क्या बोला जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना। शायद पिछले वाले वीडियो में कोई एक क्वेश्चन था ना कि वैदिक कालीन शब्द और उनके अर्थ, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं भाई, वैदिक कालीन अधिकारी और उनका जो है अर्थ। तो वाजपति, वाजपति ये जो है ना चारागाह अधिकारी को बोला जाता है। देखो, जो वैदिक काल है उस टाइम पे जो चारागाह, जहां पर पशुओं को चराया जाता है, उसके लिए भी एक अलग से अधिकारी होता था, क्योंकि जो वैदिक कालीन आर्य थे उनकी जो अर्थव्यवस्था है, उनकी जो आजीविका थी, उसका जो प्रमुख साधन था वो क्या था, तो पशुपालन। ये लोग पशुपालक थे ना, गाय वगैरह उसको बहुत पालते थे, और जो उस समय युद्ध वगैरह होता था वो भी गायों के लिए हुआ करता था। तो जो गाय है ये काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो गाय इंपॉर्टेंट है, तो गाय जहां चरेंगी, जहां वो चारा खाएंगी, चारागाह, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। तो चारागाह का एक अलग से अधिकारी होता था जिसको क्या कहते थे, वाजपति। और ध्यान रखना है, गाय काफी इंपॉर्टेंट था अर्थव्यवस्था के लिए, वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में। उसके बाद दिया हुआ है उग्र। उग्र, अब देखो, उग्र गुस्सा, तो इससे आप पुलिस को ले लो, जहां पर मतलब कोई मतलब ऐसे पुलिस को हालांकि उग्र गुस्सा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे आप याद रखने के लिए, तो उग्र जो है पुलिस को बोला जाता था, जो मतलब शांति व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करता था। उसके बाद देखिएगा स्पै। स्पै जो है ना, ये बोला जाता था गुप्तचर को। स्पै जैसे अभी अंग्रेजी में वर्ड है ना स्पाई, तो शायद वो स्पाई से ही बना होगा, स्पाई, स्पाई, जासूस, गुप्तचर। बेकनाट, ये जो है सूदखोर को बोला जाता था, जो पैसा, सूद पर पैसा देता था। तो ये आपका कूट बन जाएगा 2 1 4 3। मैं थोड़ा सा ना टाइम लेके आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो हैं, इस तरह से मैं डिटेल बताता हूं तो उसको काफी एंजॉय करते हैं। और मुझे खुद पर्सनली इसी टाइप की जो एमसीक्यू सीरीज है वो अच्छी लगती है। जब मैं खुद पढ़ाई करता था, हालांकि उस टाइम पे उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन मैं कुछ इसी तरह का खोजता था जहां पर थोड़ा डिटेल बताया जाए, एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा समय लिया जाए। नहीं तो क्या होता है, अधिकतर में क्वेश्चन पढ़ा, आंसर बताया, आगे निकल गए। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस तरह का चीजें आप भी अवॉइड करिए, ज्यादा बेहतर होगा। जहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो ज्यादा सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब कूट क्या होगा, तो 2 1, उसके बाद 4 3, 2 1 4 3, ये आपका कूट बनेगा। 2 1 4 3, इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, नेट में, सेट में भी पूछे जाते हैं। 2 1 4 3 ना, तो ये जो स है ये आपका उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, प्राचीन नगर तक्षशिला किन 2 नदियों के बीच में स्थित था। ये वाला क्वेश्चन ना अभी जो 2020 में छत्तीसगढ़ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये पूछा गया था कि प्राचीन नगर तक्षशिला। तक्षशिला काफी इंपॉर्टेंट है ना, हमारे भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है। तो नदियों, ये किन नदियों के बीच स्थित है बोल रहा है। तो देखो, तक्षशिला जहां का शासक था आम्भी, आम्भी था ना, ये जब सिकंदर ने जब आक्रमण किया उस समय तक्षशिला का शासक था आम्भी, और आम्भी ने जो है सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो ये जो तक्षशिला है पश्चिमोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण नगर हुआ करता था, जो कि सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था, मतलब अभी भी है, झेलम और सिंधु के मध्य, ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। मुस्लिम लीग भाई जिसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना
हुई थी। और इसके जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये जो स्थापना है ना, ये हुआ था ढाका में 30 दिसंबर 1906 को। ढाका जो कि वर्तमान समय में बांग्लादेश में है ना ढाका, तो वहां पर जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 30 दिसंबर 1906 को। और जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये हुआ था अमृतसर में, पंजाब में है ना अमृतसर स्वर्ण मंदिर। तो जो संस्थापक अध्यक्ष थे, मतलब ढाका में जो स्थापना हुई, तो स्थापना के समय जो अध्यक्ष थे वो थे नवाब सलीमुल्लाह खां, संस्थापक अध्यक्ष। वो प्रथम अधिवेशन नहीं था, वो स्थापना वाला अधिवेशन था, उसमें अधिवेशन नहीं हुआ, स्थापना हुआ। तो जो संस्थापक अध्यक्ष थे वहां थे वो सलीमुल्लाह खां। वहीं प्रथम अधिवेशन जो कि अमृतसर में हुआ, उसमें अध्यक्षता की थी मुश्ताक हुसैन। इसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सलीमुल्लाह खां टिक करके आ जाते हैं। तो सलीमुल्लाह खां संस्थापक अध्यक्ष हुए, मुश्ताक हुसैन ये प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो भाई सुमेलित कीजिए बोल रहा है। तो यहां पर ना ये जो दक्षिण भारत में जो संगम युग था उस टाइम पे, जो हमारे 4 वर्ण थे ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इसको क्या बोला जाता था, ये आपको मिलाना है, जोड़ी मिलाना है। तो देखो विप्रल्लु, अगर हम ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, ऐसे मिलाते हैं, इधर से मिलाते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण हुआ करते थे ना प्राचीन समय में, वैदिक काल से शुरू हुआ था, जो कि काफी समय से चल रहा था। अभी भी जो काफी सारे जो कट्टर लोग ये चल रहा है ऐसा बोलते हैं। तो 4 वर्ण ब्राह्मण को बोला जाता था विप्रल्लु। ब्राह्मण को क्या, विप्रल्लु। देखो विप्र शब्द जो है ना संस्कृत में जो ब्राह्मण है उनके लिए प्रयुक्त होता है ना। उसके बाद देखिएगा क्षत्रिय को बोला जाता था राजल्लु। ये दक्षिण भारत की बात कर रहा हूं, संगम जो पीरियड था उस टाइम पे, तो राजल्लु दक्षिण भारत, ये संगम काल का नहीं है मेरे ख्याल से, उसके बाद का है जहां तक, लेकिन दक्षिण भारत का है। तो क्षत्रिय जो है उसको राजल्लु बोला जाता था। राज शब्द से याद रखेंगे राजा, उससे क्षत्रिय। उस पर देखिएगा वैश्य जो व्यापार करने का काम होता था, तो ये बोला जाता था मोती किरतल्लु। मोती शब्द आया है, मोती मतलब व्यापारी के संबंध का चीज है मोती, तो उससे आप वैश्य पकड़िएगा, मोती किरतल्लु। उसके बाद नल वजटिवये, ये शूद्र को बोला जाता था। शूद्र जो कि चौथा वर्ण था, जिसको काफी मतलब शोषण भी किया जाता था। तो नल वजटिवये, नल मतलब जहां से हम पानी भरते हैं, तो शूद्र से आप ऐसे समझिएगा कि नल से पानी भरने वाला सेवक, तो उससे आप ध्यान रखेंगे। तो ये पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। तो 1 2 3 4 इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करने को बोला जा रहा है। अधिकतर क्वेश्चन ना ऐसे ही होगा, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि भाई मैं खाली मतलब हिस्ट्री वाला ही आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊंगा फिलहाल। और जो छत्तीसगढ़ जीएस है उसका तो आएगा ही कुछ ही दिनों में। बाकी जो दूसरा सब्जेक्ट है, काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर आप ज्योग्राफी भी करवाइए, पॉलिटिकल साइंस भी करवाइए, इकोनॉमिक्स भी करवाइए, तो बाकी थोड़ा सा फिलहाल पॉसिबल नहीं है। हालांकि फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल तो हिस्ट्री आएगा तो थोड़ा सा इस टाइप के ही क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा डिटेल लेकर के चलूंगा। तो देखते हैं भाई, पहला कथन दिया है, मेगास्थनीज ने भारत की आकृति को अनियमित समचतुर्भुज बताया। मेगास्थनीज कौन था भाई? ये जो है ना क्या था, यूनानी राजदूत था ना, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था, जो अपना सेल्यूकस था, सेल्यूकस निकेटर। कौन था सेल्यूकस निकेटर? तो ये था सिकंदर का सेनापति, जो कि सिकंदर के मरने के बाद सिकंदर के बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है सेल्यूकस निकेटर। और उसके बाद ये जो है भारत पर अटैक कर देता है 305 ईसा पूर्व में। और उस समय भारत का शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य, उसने जो है सेल्यूकस निकेटर को बुरी तरह से पराजित कर दिया। फिर दोनों के बीच संधि होता है। सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देता है, और साथ ही साथ काफी कुछ चंद्रगुप्त मौर्य को क्षेत्र भी देता है, काफी सारे पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र। इसके साथ साथ जो सेल्यूकस निकेटर है, वो अपना एक राजदूत मेगास्थनीज, इसको भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पाटलिपुत्र में भेजता है। एक तरह से जो है दोनों के बीच एक मैत्री संबंध बना रहे, इस उद्देश्य से। तो मेगास्थनीज जो है भारत आता है, देखता है भारत उसके लिए नई जगह थी, नया ही होगा ना, बाहर का था। तो भारत के बारे में इसने लिखा, एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है इंडिका। और इंडिका के संदर्भ में ध्यान रखना कि ये अभी तक, इसकी जो मूल प्रति है अभी तक नहीं मिली है।
और कैसे पता चलता है, तो काफी सारे बाद के जो इतिहासकार हुए उन्होंने इंडिका का जिक्र अपनी पुस्तक में किया है कि मेगास्थनीज ने इंडिका में भारत के बारे में ये लिखा, भारत के बारे में वो लिखा। ऐसे मतलब कि मेगास्थनीज के बाद के जो इतिहासकार हुए ना यूनान ईरान तरफ, तो उन्होंने मेगास्थनीज को लिखा, मतलब कि मेगास्थनीज के आधार पर भारत को लिखा। तो जगह जगह पे जैसे आप कोई किताब पढ़ते हो ना कि फला इतिहासकार ने, फला लेखक ने ये कहा है, वो कहा है, ऐसे तो ऐसे उदाहरण जो है मिला है काफी सारे किताबों से और उसको संकलित भी किया गया है। तो इंडिका ध्यान रखना, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने इंडिका में भारत की आकृति को अनियमित समचतुर्भुज बताया है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, उस समय भाई ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी था नहीं, तो उसको जैसा लगा उसने लिख दिया। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। भारत की आकृति इसने कैसे बताई? अनियमित समचतुर्भुज। सीधा सीधा भी पूछ सकता है कि मेगास्थनीज ने भारत की आकृति कैसी बताई है, त्रिभुजाकार, गोलाकार, चतुर्भुज, ऐसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना। दूसरा दिया हुआ है फाहियान। फाहियान थल मार्ग से आया था और जल मार्ग से वापस गया। फाहियान कौन था भाई? ये चीनी यात्री था और एक बौद्ध था और भारत में बौद्ध धर्म को जानने, समझने और प्रमाणिक बौद्ध ग्रंथ को खोजने के लिए भारत की यात्रा पर आया हुआ था। तो ये जो है ना, जो फाहियान है, ये किसके समय में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में। देखो, मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर और फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में, लगभग तीसरी चौथी शताब्दी में ये, सॉरी तीसरी नहीं, चौथी पांचवी शताब्दी में ये आया था, ध्यान रखना। तो ये बिल्कुल सही कथन है कि ये जो है ना थल मार्ग से आया था और जल मार्ग से वापस चला गया, मतलब जमीन के रास्ते से आया और पानी के रास्ते से वापस चला गया। ठीक है, ये वाला कथन। उसके बाद अगला दिया है, वेनसोंग ने हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन किया है। वेनसोंग कौन था? ये भी एक चीनी यात्री था, बौद्ध था ये भी, और ये जो है हर्षवर्धन, जो कि गुप्तों के बाद भारत का शासक हुआ ना, उत्तर भारत में रूल किया था इसने। तो हर्षवर्धन के समय में वेनसोंग ने भारत की यात्रा की थी और इसने जो है ना अपनी जो आत्मकथा थी उसमें लिखा है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन हार गया। सीधा सीधा उसने पुलकेशिन द्वितीय का नाम नहीं लिखा है, उसने महाराष्ट्र का ना कुछ नाम लिखा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अलग से कुछ लिखा है क्योंकि उसका जो प्रोनाउंसिएशन था थोड़ा सा अलग था। तो इतिहासकार उससे अनुमान लगाते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ही बोल रहा है। देखो, पहले के जो भी स्रोत है ना उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधा सीधा लिख दिया है कि जो हर्षवर्धन है उसने पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध किया, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हरा दिया, ऐसा सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ होता है। वो थोड़ा सा अलग टाइप से लिखा हुआ होता है जिसको इतिहासकार पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको फिर हमारे लिए आसान भाषा में लिखते हैं। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि वेनसोंग ने हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन किया है। इसके अलावा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था इसके विषय में हमको जानकारी कहां से मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय के एहोल प्रशस्ति से। तो यहां पर आपके जो तीनों कथन है ये सही है और मैं जितनी भी बातें बताता हूं वो भी आप ध्यान में रखना। तो यहां तीनों कथन सही होंगे भाई। आपका जो उत्तर होगा 1 2 3। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, सुमेलित करने को बोल रहा है अगला भी। तो एक तरफ मुगल बादशाह दिया हुआ है, दूसरे तरफ वजीर। इसको ना वजीर के प्लस दीवान कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि दीवान थे कुछ लोग। देखते हैं, तो अकबर के समय में कौन था भाई इसका वजीर? तो मुजफ्फर खां। इस तरह की चीजें ध्यान रखना। नेट की अगर आप स्पेशली तैयारी कर रहे हो तो वहां भाई इस तरह के क्वेश्चन काफी बनते हैं। सेट और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है लेवल कम हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तैयार रहना पड़ेगा आपको अगर हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है और उससे आप कुछ एग्जाम दे रहे हो तो। जहांगीर की अगर हम बात करें तो भाई जो जहांगीर के टाइम पर कौन था? तो एतमातुद्दौला। एतमातुद्दौला ये जो है ना जहांगीर का ससुर था। जहांगीर की जो वाइफ थी ना नूरजहां, उसका फादर था एतमातुद्दौला। उसके बाद शाहजहां। शाहजहां के समय शाहजहां का जो मामा था आशफ खां ये। उसके बाद औरंगजेब असद खां। तो आपका कूट क्या बन रहा है? 3 1 4 2। 3 1 4 2 ये आपका कूट बनेगा। 3 1 4 2। 3 1 4 2 ये। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो बौद्ध साहित्य में 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपदों को शक्तिशाली बताया गया है। बौद्ध साहित्य, देखो बौद्ध साहित्य एक किताब है, क्या नाम है? भगवती सूत्र है जहां तक अंगुत्तर। अरे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं तो मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा आपको, अगले वाले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। भगवती सूत्र और
चलो छोड़िए उसको। तो जो बौद्ध साहित्य है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और इन 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपदों को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बताया गया है। तो ये कौन से महाजनपद थे? ये मेरे ख्याल से ना नेट वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा, गौतम बुद्ध के समय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये जो 16 महाजनपद थे ये अस्तित्व में थे। उसके बाद भी थे कुछ समय तक, लेकिन धीरे धीरे कुछ जो महाजनपद थे वो समाप्त होते गए। जो मगध है एक सबसे शक्तिशाली था, तो उसने काफी को अपना जीत लिया, अपने अधिकार में कर लिया। तो शक्तिशाली कौन कौन थे? तो मगध था, कोसल था, अवंती था, वत्स था। मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, जहां पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश ये लोग आए ना बाद में, फिर मौर्य भी उसी क्षेत्र से रूल करते हैं। कोसल ये भी काफी शक्तिशाली था। कोसल का एक राजा था प्रसेनजीत, बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। अवंती ये भी काफी शक्तिशाली था। अवंती जो कि आज का जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश में जो उज्जैन वाला जो क्षेत्र है उस तरफ हुआ करता था अवंती। उसके बाद वत्स ये भी काफी शक्तिशाली था। वत्स में एक राजा का नाम मुझे याद आ रहा है, उदयन, काफी वो भी शक्तिशाली था। तो ये जो 4 थे ये काफी शक्तिशाली थे। बाकी जो अंग की जो बात करें ना, महाभारत में अंग जनपद का उल्लेख मिलता है। जो अंगराज कर्ण जो था ना, वो अंग का राजा हुआ करता था। तो जो मगध है उसने अंग को जीत लिया था, तो ये उतना शक्तिशाली नहीं था। बाकी शक्तिशाली थे जो कि काफी लंबे समय तक टिके हुए थे। अंततः जो मगध है ना वो फिर सबको जीत लेता है, कोसल, अवंती, वत्स सबको जीत लेता है। लेकिन आखिर तक ना ये चारों टिके हुए थे, मतलब कोसल, अवंती, वत्स ये सब टिके हुए थे। तो ये लोग शक्तिशाली थे, इन्हीं के बीच एक तरह से सत्ता का संघर्ष हुआ और जो 16 महाजनपद थे उनको इन्होंने जीता। तो ध्यान रखना, मगध, कोशल, अवंती, वत्स ये चारों जो हैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे और बौद्ध साहित्य में इनका उल्लेख मिलता है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है ये चीज, आप नोट कर सकते हैं कुछ चीजों को। चौथा नहीं होगा, 5वां नोट कर सकते हैं आप लोग कुछ चीजों को। तो 1 2 3 5 आपका उत्तर होगा, 1 2 3 5। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो दिया है सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ दिया हुआ है ग्रंथ, दूसरा तरफ दिया हुआ है रचनाकार। तो देखते हैं भाई, इस तरह के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। प्राचीन कालीन जो ग्रंथ हैं उनके लेखक, मध्यकालीन ग्रंथ, उसके बाद आधुनिक भारत में जो भी लिखा गया पूछा जाता है अक्सर। तो शाहजहांनामा किसने लिखा है? इनायत खान ने। बाबरनामा ये बाबर द्वारा लिखा गया आत्मकथा है। अकबरनामा अबुल फजल। गुलबदन जो हुमायूं नामा है ये गुलबदन बेगम ने लिखा है। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। तो कूट क्या बन रहा है भाई? 3 होगा, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 ये जो है आपका कूट होगा, 3 4 2 1 ये। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई नीचे कुछ कथन दिया हुआ है तो इस पर विचार कर लेते हैं। पहला कथन दिया है, औरंगजेब धार्मिक रूप से कट्टर था। बिल्कुल ठीक है भाई, कट्टर था, किंतु उसके शासनकाल में सबसे ज्यादा राजपूत मनसबदार थे। देखो मनसबदार क्या होता था? तो सेना का एक मतलब प्रकार होता था, मतलब जो सैन्य व्यवस्था है वो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी मुगल काल में। तो जो मनसबदार होते थे वो हिंदू भी होते थे, मुसलमान भी होते थे, मतलब अलग अलग होते थे। तो शुरू में देखा गया कि जो अधिकतर मनसबदार होते थे वो मुस्लिम होते थे। हालांकि अकबर ने काफी सारे राजपूतों को मनसबदार बनाया था, लेकिन अकबर के टाइम पर भी थोड़ा सा मतलब जो रेशियो है वो उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन औरंगजेब के टाइम पर यह चीज देखने को मिलता है कि औरंगजेब एक इतना ज्यादा कट्टर है, धार्मिक मामले में बहुत ज्यादा कट्टर था। वो अपने धर्म को सबसे बड़ा मानता था, दूसरे के धर्म को कुछ नहीं समझता था। इसके बावजूद भी जो औरंगजेब है उसके शासनकाल में सबसे ज्यादा राजपूत मनसबदार थे। तो ये बिल्कुल सही कथन है, ध्यान रखेंगे। अगला दिया है, जाट नेता राजा राम ने अकबर के मकबरे में लूटपाट की। देखो जो जाट नेता है ना राजा राम, ये औरंगजेब का समकालीन था और औरंगजेब की नीतियों से बहुत ज्यादा परेशान था। काफी लोग परेशान थे, जाट, सिख, राजपूत। तो जो राजा राम है वो इतना ज्यादा मतलब गुस्सा हो जाता है कि वो जो है सिकंदरा आगरा के निकट है ना, सिकंदरा, यहां पर अकबर का मकबरा है। तो ये जो है सिकंदरा में अकबर के मकबरे में तोड़फोड़ करता है, लूटपाट करता है। तो ये बिल्कुल सही है,
तो राजा राम ने अकबर के मकबरे में लूटपाट की थी, सिकंदरा। अगला दिया है औरंगजेब ने अपने शासन के अंतिम समय में चित्रकला में थोड़ी रुचि ली। देखो जो औरंगजेब था ना, इसके विषय में कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा नीरस था। मतलब इसको जो है ना कला, संगीत कला हो, चित्रकला हो, इन सब चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था किसी भी चीज में। आप लोग देखेंगे कि औरंगजेब के शासनकाल में कोई भी मतलब कि किसी प्रकार का जो वास्तु शिल्प कला है उसका कोई विशेष उदाहरण नहीं मिलता है। कुछ कुछ चीजें बनवाया जिसको कि इतिहासकार बेढंगा कहते हैं, उतना अच्छा है नहीं। जबकि औरंगजेब के पिता को देखो भाई, उसने ताजमहल बनवाया, दुनिया भर की चीजें बनवाई, हालांकि पैसा काफी खर्च किया उसने, लेकिन औरंगजेब के टाइम पर इस तरह की कोई चीजें नहीं मिलती है। इसके अलावा जो मुगल जो दरबार था वो संगीतज्ञों से भरा रहता था, जो संगीतकार हैं, गायक हैं, इनसे भरा रहता था। अकबर के टाइम पर देखो तानसेन, काफी सारे गायक थे, संगीतकार थे, जहांगीर के समय में भी थे, शाहजहां के समय में भी थे। और एक तरह से ना ये सारा जो चीज है संगीत कला, ये एक तरह का विभाग होता था। जितने भी संगीतकार होते थे उनको सरकारी खर्चे पर मोटा पैसा उनको दिया जाता था, उनको रखा जाता था। लेकिन औरंगजेब ने ना इन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। सरकारी इतिहासकार वो सबको भी इसने जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया। मतलब इसको जो है इन सब चीजों में उतना इंटरेस्ट नहीं था, नीरस टाइप का आदमी था। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि इसने अपने शासन के अंतिम समय में चित्रकला में थोड़ी रुचि ली। तो इसको गांठ बांध के रख लेना कि इसके समय में मतलब शासन के अंतिम समय में इसने चित्रकला में थोड़ी रुचि ली है। एक किस्सा बड़ा मशहूर है इसके, औरंगजेब के मतलब जो संगीत वंगीत पसंद नहीं करता था उससे रिलेटेड। एक बार क्या होता है, कुछ लोग जो है ना किसी का जो डेड बॉडी है, मैयत है, वो जा रहा होता है, तो औरंगजेब झरोखे से देखता है, मतलब खिड़की से देखता है। इसने झरोखा दर्शन वर्शन बंद करवा दिया था। तो औरंगजेब जो है देखता है और बुलवाता है उन लोगों को कि क्या है, किसका जो है ना वो जा रहा है, बॉडी वॉडी किसके जो है कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। तो लोग आते हैं, बताते हैं कि संगीत की मृत्यु हो गई है, तो उसको हम लोग जो है दफनाने ले जा रहे हैं। तो यहां पर औरंगजेब बोलता है कि तुम ना संगीत को इतना मतलब इतनी गहराई में दबाना कि उसकी आवाज बाहर न आ सके। मतलब सोचो संगीत से कितना नफरत करता था ये, कि लोगों ने जो है संगीत का एक तरह से जनाजा निकाल दिया था। तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और, जैसे मैंने बताया कि इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा राजपूत मनसबदार थे, वही इसके समय में ना जो भारतीय भाषाओं में सबसे ज्यादा ग्रंथ लिखे गए इसके समय में, औरंगजेब के समय में, ये भी है, ध्यान रखना। तो यहां तीनों कथन सही होगा, सभी कथन सत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं। अगला हम देखते हैं, स्त्रियों के उत्थान के लिए लाए गए निम्न अधिनियमों का सही कालक्रम क्या है। भारत में स्त्रियों के उत्थान के लिए जो अधिनियम लाए गए थे उनका सही कालक्रम आपको बताना है। सती प्रथा की अगर मैं बात करूं तो भाई ये आया था आपका 1829 में, सती प्रथा 1829, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, राजा राम मोहन राय था, इन लोगों ने मिलकर के जो है सती प्रथा का उन्मूलन करवाया। क्या होता था पहले कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद, उसके मृत्यु के बाद उसकी चिता के साथ उसकी पत्नी को भी जलना होता था, या कहें लोग जला देते थे। पहले क्या होता था, विधवाओं का जो जीवन है ना वो बहुत ज्यादा नर्क के समान होता था। तो जो विधवाएं हैं वो स्वेच्छा से सती हो जाती थी। लेकिन कालांतर में लोग क्या करने लगे, अगर कोई तैयार नहीं है तो जबरदस्ती उसको जो है बिठा देते थे, क्योंकि भाई अगर विधवा है तो घर में रहेगी, उसका पालन पोषण भरण पोषण खर्चा एक तरह से, तो मर जाए जल के। तो लोग जो है इसको एक तरह से कुप्रथा बना दिए थे। हालांकि महिला खुद भी जले वो भी गलत है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं होता था। अगर वो जिंदा रहेगी तो उसका जीवन नर्कमय होगा, तो वो सोचती थी जल जाओ खुद। लेकिन जो जलना नहीं चाहती थी ना उसको भी जबरदस्ती जला देते थे। तो ये अंत हुआ 1829 में। मैंने ना इन सब चीजों पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाइए चेक करिएगा, मेरे चैनल पर पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको कवर मिलेगा। काफी सारे लेक्चर आपको मिलेंगे पूरा प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक। अगला दिया है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये कब आया था भाई, तो 1856 में आया था। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर इससे जुड़े हुए हैं। विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिलवाने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। उसके बाद दिया है देसी बाल विवाह अधिनियम। यह आया था 1872 में, 1872। उसके बाद आया शारदा अधिनियम, ये 1930 में आया था शारदा अधिनियम। तो क्या बोल रहा है, सही कालक्रम। तो देख लीजिए क्या होगा सही कालक्रम, 1 2 3 4 ये होगा ना, 1 2 3 4।
आप लोग साथ में ना कमेंट करते जाइए। तो आप लोग अगर आंसर आ रहा है तो आप लोग नीचे आंसर को कमेंट करते जाइएगा मेरे से पहले। मैं आंसर तो देर से बता रहा हूं। चलिए इस वाले का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कूट भी मैं दिखा देता हूं, तो इसका आंसर आप लोग जो है ना मेरे से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो रजिया सुल्तान के विषय में कौन सा कथन सत्य है? रजिया सुल्तान भाई हमारे भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो रजिया सुल्तान जिसका शासनकाल था 1236 से 1240 तक, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। देखते हैं कथन, पहला कथन दिया है तुर्क सरदारों ने रजिया का विरोध किया। बिल्कुल सही है भाई, जो तुर्क सरदार थे ना वो किसी महिला को अपनी शासिका मानने को तैयार नहीं थे। उनका यह था कि भाई हमारे ऊपर कोई महिला शासन करे, ये हमको कतई बर्दाश्त नहीं है, तो उन्होंने विरोध किया। ठीक है। ये अगला दिया है सुल्तान की शक्ति व सम्मान में वृद्धि करने के लिए रजिया दरबार में पुरुष वेश में आती थी। मतलब यहां यह बोल रहा है कि जो सुल्तान है, उस समय सुल्तान बोला जाता था शासक को, सुल्तान की शक्ति और सम्मान को बढ़ाने के लिए, क्योंकि रजिया जो है जब वो सुल्तान बनी तो जो तुर्क सरदार हैं वो लोग विरोध कर रहे थे और जनता का भी कुछ कुछ ऐसा ही था कि भाई लेडीज है क्या करेगी इस टाइप से। तो जो रजिया थी इस कथन के अनुसार कि उसने जो है सुल्तान की शक्ति और सम्मान को बढ़ाने के लिए दरबार में पुरुष वेश धारण करके आने लगी, मतलब आदमियों के टाइप के कपड़े पहन करके। उस टाइम पे क्या था, अभी भी चलता है ना जो बुर्का वगैरह हिजाब वगैरह, आजकल थोड़ा सा हिजाब को लेकर के कुछ थोड़ा सा माहौल भी बना हुआ है, हालांकि गलत है ये सब चीजें। अभी मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा कि भाई काफी मतलब थोड़ा तनातनी चल रहा है। जिसको अगर अपनी इच्छा से रखना है हिजाब, ठीक है, अपना चेहरा नहीं दिखाना है, अगर वो इच्छा है खुद की, क्या दिक्कत है, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए बस। तो ये वाला जो कथन है बिल्कुल सही है। जो रजिया सुल्तान थी उसने जो है सुल्तान के पद, उसकी शक्ति, उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग जो है उस पर भरोसा करें कि भाई ये एक डेयरिंग पर्सनालिटी है, नहीं डरती है किसी से, हमारे लिए अच्छा काम करेगी, तो वो जो है पुरुषों के वेश धारण करके आने लगी बिल्कुल दरबार में। तो ठीक है। ये अगला दिया है रजिया ने गैर तुर्कियों को उच्च पद प्रदान किया। ठीक है, ये वाला भी सही है। देखो जो तुर्क थे वो तो भाई रजिया का विरोध कर रहे थे, तो जो दूसरे थे जो गैर तुर्की थे वो जो है रजिया का सपोर्ट करते थे, क्योंकि जो तुर्क है ना वो गैर तुर्कियों को थोड़ा पसंद नहीं करते थे। तो गैर तुर्कियों ने रजिया का साथ दिया, तो रजिया ने जो है गैर तुर्कियों को उच्च पद प्रदान किया। तो यहां पर तीनों कथन सही होंगे। आप में से कितने लोगों का सही आंसर हुआ आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 1 2 3 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा सरल भी मैं इसको बोलूंगा। हिस्ट्री जिसका सब्जेक्ट है उसके लिए तो सरल ही है। तो किस इतिहासकार के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया? हम लोग सब पढ़ते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, सोमनाथ के मंदिर को लूटा, कत्लेआम किया, ये सब हम पढ़ते हैं। लेकिन भाई ये जो 17 बार आक्रमण किया ये किसने बताया? देखो इसका मतलब ना कोई प्रमाणिक मतलब कोई प्रमाण नहीं है कि इसने 17 बार आक्रमण किया, कब कब किया, क्योंकि कुछ इतिहासकार हैं वो कुछ और बताते हैं, कुछ और बताते हैं। लेकिन जो 17 बार वाली जो बात है ना, ये अधिकतर इतिहासकारों द्वारा माना जाता है। और ये किसके द्वारा बोला गया है, किसके द्वारा प्रमाणित किया गया है? तो हेनरी इलियट, सर हेनरी इलियट, इसने मतलब इसको एक तरह से सिद्ध करने की कोशिश की है कि इसने 17 बार आक्रमण किया है। हालांकि जो महमूद गजनवी था ना उसने भारत में कई बार आक्रमण किया था, तो इतना तो होगा ही होगा 17 बार। अगला हम देखते हैं, सुमेलित करने को बोला जा रहा है। ये जो है ना अपना जो राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम पर जो घटनाएं घटित हुई थी उससे संबंधित है कि मतलब ये घटना हुआ और उसके रिएक्शन में क्या हुआ, ये इस तरफ दिया है। मतलब ये जो है घटना है और उस घटना के बाद क्या रिएक्शन हुआ वो इस तरफ दिया हुआ है। मार्ले मिंटो सुधार ये कब आया था भाई? 1909 में। जो 1909 का अधिनियम था उसको मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या खास था? तो इसमें जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को पहली बार लागू किया गया भारत में। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मतलब कि संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन होना। तो ये पहला वाला का हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3। उसके बाद साइमन कमीशन जो कि 1928 में आया था ना, तो जो साइमन कमीशन है इसके विरोध में मतलब इसकी जो प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ, तो देशव्यापी आंदोलन। चौरी चौरा की घटना, ये असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। चौरी चौरा की घटना 1922 और चौरी चौरा की घटना के बाद ही असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। उसके बाद देखिएगा दांडी यात्रा भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन, इससे जुड़ा हुआ है ना। तो यहां आपका कूट बनेगा 3 1 2
4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो ध्यान रखना इस टाइप से बनता है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है शायद, बस इतना ही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आखिरी है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। देखो, वर्ण व्यवस्था, पीछे मैंने बताया था ना 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये 4 वर्ण जो है ना प्राचीन समय में चलता था, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये जो वर्ण व्यवस्था है ये चरमराने लगा था, क्योंकि लोग जो है अपने वर्ण से दूसरे वर्ण में शादी वगैरह करने लगे थे, तो इससे कहीं ना कहीं डगमगाने लगा था। हालांकि वो गलत है, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। तो यहां बोल रहा है कि कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो देखो, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है ना, सातवाहन नरेश, इसको जो है वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। लेकिन यहां एक चीज भी आप लोग ध्यान रखना, इसने जो है ना वर्ण व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की, उसकी एक तरह से पुनर्स्थापना की, यही हम बोलेंगे। लेकिन जो है ना गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो पुत्र हुआ, क्या नाम था उसका, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, उसका जो विवाह हुआ था ना वो शक शासक जो रुद्रदामन था उसकी बेटी के साथ हुआ था, जो कि दूसरी जाति का था। भाई दूसरी जाति क्या, वो तो विदेशी ही था ना, भारत का नहीं था। वो कहां से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो तो दूसरी ही जाति का था, दूसरे देश का था। तो ये भी हुआ था। तो इसमें भी जो है काफी सारे इतिहासकार आपत्ति लगाते हैं कि भाई जिसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, उसी के बेटे ने दूसरे देश के दूसरे जाति के व्यक्ति की बेटी से विवाह किया था। तो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का विवाह हुआ था किससे? जो रुद्रदामन की जो बेटी है ना उसके साथ हुआ था। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, जो मिला है ना गिरनार से, जूनागढ़ अभिलेख, उसमें ना पहली बार स्वयंवर के बारे में जानकारी मिलता है, तो वो शायद इसी से रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखना। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी वर्ण व्यवस्था का रक्षक। इसी के साथ भाई आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आप पहले से जानते थे, और ये सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैं मतलब थोड़ा सा एकदम से ज्यादा डिटेल लेकर के चल रहा हूं, तो इसी तरह से लेकर के चलना है या फिर जल्दी जल्दी निपटाना है? वैसे ना जिसका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, हिस्ट्री से वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, नेट सेट या कोई और एग्जाम, तो उसके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। बाकी जिसका सब्जेक्ट नहीं है, जो पीएससी या फिर दूसरे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो ना वीडियो को स्किप भी कर सकता है, उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। बाकी हिस्ट्री सब्जेक्ट वाले तो बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। तो भाई इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।